जहां पे भी आपने गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया है। 6th चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं 8th चैप्टर। लेकिन 8th चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स थे जो सीखने जरूरी थे, जो कि हमने सीख भी लिए हैं। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट, देखते हैं अभी कितने बच्चों को सब कुछ अच्छे से याद है और कितने बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट है। ठीक है चलो, तो ये हमने यहाँ पर इस टेबल को फिल करना है, जो कि बहुत ही इजी है और उसी पे पूरा का पूरा बना है जो हमने सीखा था पिछली क्लासेस में। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर सीखा था कि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी शेप्स होती हैं जिनके पास 4 साइड्स हों। अब ये 4 साइड्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, चारों बराबर भी हो सकती हैं, चारों में से 2 बराबर और 2 बराबर नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, चारों में से कोई भी बराबर ना हो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारी कुछ शेप बनती है और उनके नाम होते हैं इस तरह के कुछ। तो क्वाड्रिलेटरल को फर्दर इन टाइप्स में बांटा गया है। एक टाइप यहाँ पे मिसिंग है, काइट वाला, उसको नहीं देखेंगे, इनको देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी, अब इसी पर आपको मैं बताती हूँ थोड़ा सा एक टेस्ट छोटा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सभी शेप्स की साइड्स के बारे में। मुझे बताइए कि इन पैरेललोग्राम की क्या ऑल साइड्स इक्वल होती हैं? अगर मैं बात करूं नो पैरेललोग्राम, मैम। ठीक होती हैं। नो मैम। क्या रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं? नो मैम। ठीक है, नो मैम। क्या रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं? यस मैम। क्या यस स्क्वायर, मैम। क्या स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं? जी हाँ, होती है। क्या ट्रेपेजियम की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं? नो मैम। नो ठीक है, मैम। देखो बच्चों ने लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, एक बार ट्रेपेजियम देख लीजिए कैसा दिखता है। बाकी तो आपको पता है कैसे दिखते हैं, पर ट्रेपेजियम देख लो तो ट्रेपेजियम ऐसा दिखता है। ठीक है, जिसके ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इक्वल नहीं होती पर पैरेलल होती हैं। वन सेट, एक सेट होगा, एक पेयर होगा आपकी लाइंस का जो एक दूसरे के पैरेलल होगा और वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ट्रेपेजियम जो आपकी शेप है उसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। अब बात करें ऑपोजिट साइड्स के बारे में, तो क्या पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? यस मैम। यस मैम। क्या रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल यस होती हैं? मैम। रोम्बस? यस मैम। यस, रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट भी होंगी, है ना। अगर रोम्बस की आपकी जो है वो चारों की चारों साइड्स इक्वल है मान लीजिए, तो आप आमने सामने की भी तो इक्वल होती होंगी होंगी, है ना। तो ये भी टिक है। क्या स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? यस मैम। क्या ट्रेपेजियम की यस मैम। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? यस मैम। मैम। ट्रेपेजियम की ऑपोजिट इक्वल होती है क्या? यस देखिए मैंने मैम। आपको बताया ट्रेपेजियम होता है ऐसा। क्या आपको लग रहा है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है? मैम ये वाले इक्वल है ना? नहीं नो मैम। नहीं होती। ट्रेपेजियम की ऑपोजिट साइड्स कभी भी इक्वल नहीं होती, क्योंकि ट्रेपेजियम आपका ऐसा भी हो सकता है। सेम ही है। एक और ट्रेपेजियम की शेप, जैसे कि अगर ये दोनों पैरेलल हो और ये पैरेलल नहीं हो ऐसा हो सकता है, या फिर अगर ये दोनों पैरेलल हो, ऐसा कुछ था उसमें, ये पैरेलल ना हो ऐसा, वो आपने बनाया होगा अगर तो उसमें देख लीजिए। पर ट्रेपेजियम की साइड्स कोई मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, इसमें ये इक्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्रॉस। अब ओके बात मैम। करते हैं ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या पैरेललोग्राम में ऐसा होता है? यस यस, मैम। तभी तो इसका नाम पैरेललोग्राम। यस कि मैम। इसकी क्या होती हैं, जो ऑपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए हमने कहा कि ये एक पैरेललोग्राम है। नाम से पता लग रहा है पैरेलल आ गया, तो मींस ऑपोजिट साइड जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। बात करें रेक्टेंगल की, क्या रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? नो मैम।
होती है। No, देखो ma'am. रोम्बस, रोम्बस क्या है, रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम का टाइप है, तो जो अगर पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो रोम्बस की भी होगी, ठीक है। स्क्वायर में ऐसा होगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, में ma'am. ऐसा होगा क्या? Yes, ma'am. पैरेललोग्राम फिर से रिपीट करें। No, ma'am. No, ma'am. Yes. देखो अब ट्रेपेजियम में हम हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रेपेजियम में जो ऑपोजिट साइड्स का वन पेयर होता है वो पैरेलल होता है, तो हम कहेंगे कि हाँ होता है, लेकिन कितना? तो सिर्फ वन पेयर। अगर वन पेयर की बात करें तो ट्रेपेजियम में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स के टू पेयर्स होते हैं। टू पेयर्स होते हैं ना, एक ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट। तो इस यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी शेप्स हैं उनके ये दोनों ही जो पेयर हैं लाइंस के, वो एक दूसरे के ऑपोजिट, सॉरी पैरेलल होंगे। ऑपोजिट तो है ही, पैरेलल भी होंगे। लेकिन बात करें ट्रेपेजियम की तो ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर जो होता है लाइंस का वो ही पैरेलल होता है, दूसरा जो है वो नॉन पैरेलल होता है। तो इसको हम कहेंगे कि हाँ होता है, लेकिन कितना? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर। याद रखिएगा ऑपोजिट साइड्स के टू पेयर्स होते हैं, जिसमें से अगर ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम का ओनली वन पेयर जो होता है साइड्स का वो पैरेलल होता है, दोनों के दोनों नहीं होते। अगली बात करते हैं अब एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं? No, ma'am. नहीं No, होते। ma'am. क्या Yes. एंगल के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने डिग्री के? Ma'am, 90 90 degree. क्या रोम्बस के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं? No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं होते, ऑल नहीं होते। अगर रोम्बस के सारे एंगल इक्वल हो गए तब तो वो स्क्वायर बन जाएगा, है ना। बताओ क्या स्क्वायर के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी 90 डिग्रीज के। क्या ट्रेपेजियम के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स के बारे में कि क्या पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? Yes, ma'am. क्या Yes, ma'am. एंगल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? Yes, ma'am. रोम्बस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्वायर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रेपेजियम? No, ट्रेपेजियम ma'am. No, ma'am. नहीं, ऑपोजिट एंगल हाँ नहीं होता, ठीक है। अब बताइए कि जो आपका पैरेललोग्राम है उसमें जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं क्या उनका सम 180 होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो सभी का बनती होगा। सभी का होगा। तो रेक्टेंगल में, रोम्बस में भी, स्क्वायर में Yes, भी, ma'am. प्रिज्म का बताइए। Ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, होगा, लेकिन कितने? तो यहां पर भी सिर्फ एंगल्स के जो कितने पेयर? टू पेयर्स, ठीक है। देखो ऑपोजिट लाइंस के या ऑपोजिट साइड्स के टू पेयर्स होते हैं। बात करें एंगल्स की तो एडजेसेंट एंगल्स के सिर्फ इसमें दो ही पेयर होंगे जो क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। कर लेते हैं इसको भी एक्सप्लेन, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ट्रेपेजियम है वो दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। ट्रेपेजियम जो है वो दिखने में ऐसा होता है कि दो साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं और दो साइड्स इसकी नॉन पैरेलल होती हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी जो साइड है ए बी वो सी डी के पैरेलल है और हमारी जो ये वाली लाइन है वो वर्क करेगी एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के एडजेसेंट होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बात करें इसकी तो यहां पर भी यही सेम कंडीशन होगी कि जो आपके बीडी लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल है और यहां पर जो अंदर एंगल्स बनेंगे वो भी एक दूसरे के इंटीरियर होने के साथ साथ ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहे हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। या फिर इनका सम जो है वो 180 होगा। पर बात करूं अगर मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की, मतलब ये वाला जो आपका एंगल है ब्लैक कलर का, इस एंगल और इस एंगल की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान से देखिए ये जो ब्लैक एंगल है वो इस लाइन पे बन रहा है और दूसरा ब्लैक एंगल इस लाइन पे बन रहा है और ये इनके बीच की एक ट्रांसवर्सल है। पर
ये लाइंस आपस में पैरेलल ही नहीं है तो ट्रांसवर्सल कैसे काम करेगी? हमने पढ़ा है कि ये कब काम करती है ट्रांसवर्सल, जब आपकी दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। पर जब ये दोनों ग्रीन ग्रीन कलर की लाइंस आपस में पैरेलल ही नहीं है तो ट्रांसवर्सल की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ दो ही पेयर होंगे जो एडजेसेंट होंगे किसी भी ट्रेपेजियम में, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो अगर आपको, मुझे लगता है अभी तक ये समझ आ चुका होगा, तो अब इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो ये था एंगल्स के बारे में। बाकी सभी में क्या होता है, क्योंकि देखो बाकी सभी चीजें क्या है, बाकी सभी पैरेललोग्राम हैं, उनकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, तो वहां पर ट्रांसवर्सल की ये प्रॉपर्टी काम कर जाती है, क्योंकि इसको जो है वो पैरेलल लाइंस मिल गई, तो क्या करता है वहां पर वो प्रॉपर्टी लगा के, इंटीरियर और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सप्लीमेंट्री प्रूव कर पाते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। तो क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? यस मैम। यस मैम। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? यस मैम। यस मैम। रोम्बस के, यस मैम। स्क्वायर के, यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या मैम पैरेललोग्राम भी तो के? कर सकते हैं ना? नहीं, इसके नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम है ही नहीं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। वो नोटबुक साथ रख लीजिए जहां पे आपने प्रॉपर्टीज लिखी हो। अच्छा, डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो 90-90 का एंगल बनाएंगे? नो मैम। नो मैम। रेक्टेंगल? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, ये भी स्क्वायर भी। और ट्रेपेजियम? नो मैम, ट्रेपेजियम का नहीं होगा। नो मैम। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो मिसिंग है, वो भी लिख लेते हैं। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है? यस मैम। क्या आपने ऐसा लिखा है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में? मैम याद नहीं है। नोटबुक मैम याद नहीं है। साथ में रखो, नोटबुक जहां आपने लिखा है मैम आपने लिखवाया नहीं है। पैरेललोग्राम वाला नहीं लिखा था, क्योंकि ना जब मेरे पास वो नोटबुक नहीं थी उसके बाद ली थी मैंने। किसी ने भी नहीं लिखा है क्या नोटबुक में? देखो किसी ने तो लिखा होगा। मैंने लिखा है। हाँ, जिसने प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो चेक करो। जब हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या हमने लिखा था कि इसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं? बाइसेक्ट लिखा है, ये तो मुझे याद है, बाइसेक्ट लिखा है, पर इक्वल नहीं लिखा था। तो ये इक्वल लेंथ के, ठीक है। बात करें रेक्टेंगल की, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या इसमें लिखा है हमने। हाँ जी बेटा। मैम इसमें लिखा था। हाँ, रेक्टेंगल में लिखा था। क्या रोम्बस की डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है? यस मैम। नो मैम। नहीं होती, यस मैम। ठीक है। क्या स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है? यस। यस मैम। यस मैम। और ट्रेपेजियम की फिर नहीं होगी, कि ट्रेपेजियम की तो बात है, ठीक है। चलो, हाँ जी बेटा पूछिए। मैम जैसे कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल्स होती हैं, तो उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो रोम्बस के भी तो इक्वल ही होती है साइड्स। लेकिन जो रोम्बस के, देखो जो आपके रोम्बस है, ठीक है, उसकी लेंथ भले ही इक्वल होगी, पर उसके जो एंगल्स यहाँ बन रहे हैं ना, ये देखो जिसके एंगल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, वो चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ऑपोजिट एंगल्स का जो सेट है बस वही इक्वल है। तो इस एंगल के कारण डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती। बाइसेक्ट करेंगे, ये हम नहीं कह सकते कि बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बाइसेक्ट तो वो पक्का करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, लेकिन ये इक्वल लेंथ के हैं ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसको जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे देखो, जैसे पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की लेंथ इक्वल क्यों नहीं हुई, सॉरी, हाँ, क्योंकि इसमें भी एक तो एंगल का डिफेक्ट था और दूसरा साइड का, कहें तो साइड का भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि एंगल्स के कारण डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आ पाती।
बाइसेक्ट करेंगे, पर इक्वल लेंथ ऐसा हम नहीं कहेंगे, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में इसलिए कहते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में भी जो एंगल है वो चारों इक्वल है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, इसलिए जो है वो एंगल के कारण भी क्या होता है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है आपके डायगोनल्स की लेंथ पर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में होंगे इक्वल लेंथ के, लेकिन रोम्बस और आपका क्या है ये पैरेललोग्राम, इसमें इक्वल लेंथ के नहीं होते, ठीक है। तो यही एक सबसे मेजर डिफरेंस होता है आपके रोम्बस और स्क्वायर में, कि रोम्बस का एक तो एंगल सारे इक्वल नहीं होते, एंगल इक्वल नहीं है तो डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे। बाकी देखो तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनमें सिमिलर हैं, बस दो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, एक एंगल की और दूसरी इस डायगोनल की लेंथ की, ठीक है। और बात करें अगर हम पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज सेम थी, लेकिन यहाँ पे भी फर्क कहाँ पड़ा, तो एंगल्स सारे के सारे एंगल्स में और यहाँ पर डायगोनल की लेंथ में, ठीक है। चलिए, तो अभी इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको काम कहाँ आएंगे पता, क्योंकि मैंने देखा था कि क्वेश्चन आते हैं आपको एमसीक्यू टाइप के, है ना। उसमें ये प्रॉपर्टी से आपका एक आधा क्वेश्चन वो पकड़ लेते हैं। और दूसरी बात, जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो वाई टाइप कर दीजिएगा। डी मींस डायगोनल, ठीक है, यहाँ पे इसको डायगोनल्स रखना, और ई मतलब, चलो इसको मैं पूरा लिख लेती हूँ, इक्वल। एक मिनट, फिर बात करते हैं उस सवाल की जो आपने पिछली क्लास पूछा था, मैंने भी देखा था आपके क्वेश्चन पेपर में आया था, और दोनों ऑप्शन थे। आपको सवाल ये आया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या हो रहा है, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट करने पर परपेंडिकुलरली वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, उनका जो ये है वो 90 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं। पहली कंडीशन ये कि ऐसी शेप है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और किस पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर इसके सारी की सारी साइड्स को हम इक्वल करें, अगर इसकी साइड्स, ऑल साइड्स भी इक्वल हैं, और अगर ये इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बताइए ये कौन सी फिगर है, कौन सी शेप है। तो आप इसमें क्या करना, अगर आपको सिर्फ ये दो ही कंडीशन दी जाए तो आप कहना कि ये एक रोम्बस है। अगर आपको सिर्फ दो कंडीशन दी है तो आप कहेंगे कि ये एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस में ये दो ही क्वालिटीज होती हैं, सिर्फ ये दो क्वालिटीज, ठीक है। स्क्वायर कब कहेंगे, स्क्वायर आप तब कहेंगे जब आपको तीन कंडीशन दी जाए, और तीसरी कंडीशन में कहा जाए कि उसके जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। अगर आपको तीन कंडीशन दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि एक तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, दूसरा इसकी सारी की सारी साइड्स भी इक्वल हैं, तीसरा इसके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हैं जो कि 90 डिग्री के हैं, या फिर ऐसा भी आ जाए कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। तब आप कहेंगे, तीन कंडीशन मिल गई तो आप अपना आंसर दोगे स्क्वायर, लेकिन अगर दो ही कंडीशन मिली तो आप कहेंगे रोम्बस, क्योंकि एंगल को जब डिफाइन नहीं किया तो हम कैसे बोले कि वो स्क्वायर है। अगर ऑप्शन होगा कि बी और सी दोनों कर लो तब तो बहुत अच्छा, तब तो आप दोनों को कर लोगे, है ना। लेकिन अगर आपको जो है वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखा जाए, तो अगर दो प्रॉपर्टी दी है तो इसका जो है ये ज्यादा क्लोज किसके है, तो ये दो प्रॉपर्टीज दी जाएगी तो ज्यादा क्लोज रोम्बस के है। तीन प्रॉपर्टीज आ गई तब तो पूरा कंफर्म है कि ये तो हमारा स्क्वायर ही होगा। या ऐसा लिखा जाए कि ऑल एंगल्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो वो रोम्बस, फिर से वही रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पर अगर एंगल के बारे में लिखा जाए कि 90 डिग्री है सारे के सारे, तो फिर वो स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों कर लेना, बाकी फिर प्रॉपर्टी देख लेना कि किसके ज्यादा क्लोज है, किसको आप इसको देख के किस किस के आपको लग रहा है कि किसके बारे में डिफाइन किया गया है, उस हिसाब से आप अपना आंसर फिर वहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है कि इसके दो दो ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, तो कभी कभी उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, पर हाँ इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। वही याद रखना, अगर दो प्रॉपर्टीज होंगी तो रोम्बस हो जाएगा, अगर एंगल के बारे में कुछ बताया जाएगा तो फिर स्क्वायर की तरफ जाना, ठीक है। तो अब इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए, वैसे किया था शायद आपने। मैम कर दिया है वाई टाइप। तो चलिए अब हम करते हैं, अब बिना किसी दीदी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रही हैं? हाँ जी, और इसमें हम 8.1 के 5 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी किसी भी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इनको सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत
ज्यादा समय जाएगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो 8 चैप्टर के 5 क्वेश्चन करने के बाद हम नेक्स्ट किसी चैप्टर पर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने देखा था तो ये 5 में से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको आए थे 2-3 मार्क्स के, तो इसलिए हम इनको ही अच्छे से समझेंगे। तो सभी अपने साथ अपनी बुक रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा, क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया है ताकि मुझे सॉल्व करने के लिए जगह मिल सके, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ। आपको कहा है पहला क्वेश्चन कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो ऑफ 3:5:9:13, फाइव दी ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही आसान सवाल है। आपको कहा कि एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर मतलब जिसके पास 4 साइड्स हो, और 4 साइड है तो एंगल भी 4 ही होंगे। 4 एंगल्स है इसके पास। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो आपको यहाँ पे इन्होंने एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का रेशो दिया है, और रेशो को कैसे सॉल्व करके लिखा जाता है ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। 6 चैप्टर में ऐसे 2 सवाल थे जहां पर रेशो आया था। तो बताइए मैं इसे कैसे लिखूं? मैम 3x, 5x, 9x और 13x। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बच्चों याद रखना पड़ेगा कि जो चीज पहले लिखी है उसका जो रिलेशन है वो पहले के साथ है। तो A का रिलेशन 3 के साथ है, B का रिलेशन 5 के साथ है, एंगल C का रिलेशन 9 के साथ, और एंगल D का रिलेशन है 13 के साथ। तो एंगल A यहां लिख लेते हैं। एंगल A को मैंने लिख दिया 3, और साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर दी x के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी आपका रेशो हटता है तो एक वेरिएबल से आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो एंगल B लिखेंगे तो 5x, एंगल C लिखेंगे तो 9x, क्योंकि ये इनकी असली वैल्यू नहीं है, ये बस इन एंगल्स का रेशो है। रियल वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने ऐसे करके मान लिया कि A की रियल वैल्यू ये है, B की रियल वैल्यू ये, C की ये, D की ये, पर रियल नहीं है, X है, तो मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपके पास ये सवाल आता, आपको यहाँ तक तो आ जाएगा करना, इसके बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आती, फिर आपके मन में आता कि क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और ये एंगल्स हैं, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स का सम? 360। मैम 360। और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? मैम 180। ठीक है मैम, तो एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा लीजिए, जहां पे एंगल ए को आप ऐड करेंगे बी में, सी में, डी में, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को ऐड करके कितना आना चाहिए? तो 360 डिग्री आना चाहिए, या आता है ऐसा आप कह सकते हो। एंगल ए आपके पास है 3x, एंगल बी आपके पास है 5x, एंगल सी आपके पास है 9x, डी है 13x, विच इज इक्वल टू 360। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। सभी को ऐड किया तो कितना आया? आई थिंक 30 आया था। आप एक बार चेक कर लीजिए, ऐड करके सभी को ऐड करके आ जाएगा 30, और x की वैल्यू निकल जाएगी। x के साथ 30 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो एक से एक का सॉरी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 3 1 2 6, 12 डिग्री हमारा क्या आ गया? x आ गया, ठीक है। तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 12 डिग्रीज है। अब हमने क्या करना है, तो x की जगह पर 12 12 लिख करके मल्टीप्लाई करके अपने हर एक एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x 12 है तो बताइए एंगल A कितने डिग्रीज का होगा? मैम 36। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू हमारे पास था 3x, 3 में x की मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 12 कीजिए तो आ जाएगा 36। और ध्यान रखिएगा जब भी आप एंगल लिखेंगे तो इसके साथ डिग्री जरूर लगाना, ठीक है। बिना डिग्री के इनको मत लिखना, क्योंकि ये भी चेक किया जाएगा। अगर आप लिख के आ गए कि एंगल A इज इक्वल टू 36, तो फिर आपका अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने डिग्री नहीं लगाई, डिग्री भूल गए। मैथ में कभी भी बिना यूनिट के किसी भी चीज को नहीं लिखना है, ठीक है। जब आपको पता है इसकी यूनिट है तो यूनिट लगा लो। और एंगल बी जो है वो हमारे पास था 5x, मतलब कि 5 इंटू 12 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 12×5 मतलब 60 डिग्री। और एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 9x, मींस 9 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 108 डिग्री। और बात करें एंगल डी की, तो एंगल डी आप बताएं, इसमें मल्टीप्लीकेशन लंबी है तो आप 156 डिग्री। 156 डिग्री। 156, ठीक है। मैम 156 56 या 26, मतलब कंफ्यूज हो रही थोड़ी। मैम 56।
मैम 156 ठीक है, डिग्री। अब अगर आपको चेक करना है कि आपके सारे के सारे एंगल्स सही आए हैं तो क्या तरीका है, इन सभी को ऐड कर लो। अगर 360 आता है तो इट मींस आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऐड करके 360 नहीं आता है तो आप समझ जाना कि कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो बस ये था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। सॉरी, चलो तो इसको मिटाते हैं और करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल था। अगर आपको रेशो हटाना आता है, जो कि आई थिंक अब तक आपको आ चुका होगा अच्छे से, क्योंकि 6 चैप्टर में भी किया था, हेरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें भी किया था जब सेट एग्जाम के लिए पहले पढ़ा था, है ना, और अभी फिर से किया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, पहली चीज आपको कहा कि अगर एक पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब कि ये आपका है पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसका नाम अगर मैं लिख लूं, जिसका नाम है ए बी सी डी, और ये कह रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन ये कह रहे हैं कि चलो ये दे दिया हमने आपको, ये चीज गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। हमने कहा ठीक है, करना क्या है, प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहली चीज जो आप लिखेंगे वो आप लिखा करेंगे हमेशा ही कि गिवन क्या क्या है, क्योंकि गिवन जो भी होता है उसका यूज करके ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है वो ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अभी इसको नोट मत करना, अच्छे से इसको समझ लेना। नोट करने के लिए टाइम चाहिए होगा तो मांग लीजिएगा, पर अभी समझिए, एक एक चीज समझिए। ठीक है, सॉरी। ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है और अगर आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पता है तो सब कुछ लिख लो। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो मैं कह सकती हूं कि जो मेरी साइड है AB वो DC के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो और दूसरा बताइए, दूसरी पेयर ऑफ साइड्स। मैम AD इज इक्वल टू BC। AD और B। ठीक है, और क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। कौन से वाले बताओ? अपोजिट। ऑपोजिट एंगल, मतलब एंगल बी हो जाएगा एंगल डी के इक्वल और एंगल ए हो जाएगा एंगल सी के इक्वल। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। अभी एंगल लिखने लग जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सीधे लिख लेना गिवन में ही कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। और कुछ जो मुझे यहाँ से पता लग पा रहा हो? और कुछ नहीं, इतना ही होता ना इसमें पैरेललोग्राम में। एक चीज जो इन्होंने खुद से हमें दे दी, एक्स्ट्रा दे दी, वो ये दे दी कि आपके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं। ये इन्होंने हमें खुद बताया, हमने मतलब प्रूव करने को नहीं कहा, खुद बता रहे हैं कि चलो AC जो है वो BD के इक्वल है। ये भी, ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए गिवन है। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पर पूरी लिख लेना। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ये ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। मुझे बताइए रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मैम की उनके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल्स होती है और इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, क्योंकि गिवन है, दिया है पहले से ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। फिर हमें यहाँ पे ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पे दिया है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, है ना, तो वो भी लिख लो यहाँ पर थोड़ी सी जगह में। थोड़ी सी जगह में वो भी लिख लेना कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये चीज भी गिवन है, AC बराबर है BD, और इसको अगर मैं लिख दूं O तो एक और चीज यहाँ पर आ जाएगी कि जो AO है वो OC के बराबर और जो OB है वो OD के बराबर। ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें दी गई है, जिसमें से इक्वल साइड्स ऑपोजिट पहले से ही प्रूव्ड है, डायगोनल्स आर इक्वल पहले से ही प्रूव्ड है,
एंगल की बात करें तो एंगल में इन्होंने कहा है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन रेक्टेंगल कहता है कि मेरे तो सारे एंगल्स इक्वल हैं और 90 डिग्रीज के हैं। तो वो एक प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर मिसिंग थी। तो इट मींस हम उस प्रॉपर्टी को अगर किसी तरह से प्रूव कर दे, ठीक है, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हमारे जो ये शेप यहाँ दी गई है ये एक रेक्टेंगल है। किस किस को ये समझ आया वो वाई टाइप करेंगे, किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर, है ना? यस मैम। ये वाला पिछली मैम बार आया था। बता सकते हैं कि इसमें हम मैम इसमें हम ईच एंगल 90 डिग्री का कर दो। एंगल प्रूव हो जाएगा क्या? फिर से बताएं बेटा। मैम अगर हाँ, इसका एक एंगल, आपका मैंने सुन लिया था, रिपीट मैं करूंगी। हाँ, अभी जो आप कह रहे हैं दिव्या, आप बता दीजिए। मैम अगर हम इनके एक एक जो भी एंगल है ए बी सी डी इनको 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा ना? हाँ, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। कैसे पता लगा? प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होती, सच बताना, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होती, क्या आपको समझ आता मैंने ये सब क्या लिखा है? नो मैम। नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। चलो अभी करते हैं इसको फिर से रिपीट। मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। ये आपको चीजें दी गई है कहां पर? तो क्वेश्चन में कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। हमने कहा ठीक है, लिख लेते हैं। गिवन लिखना तो सबसे जरूरी है। तो जो जो प्रॉपर्टीज एक पैरेललोग्राम की होती है मैंने वो सारी लिख ली कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, सॉरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे और AC बराबर है BD, डायगोनल्स इक्वल होंगे। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये चीज इन्होंने हमें एक्स्ट्रा खुद से कही कि चलो ये भी मान लो कि DC जो है वो AB के, सॉरी DB जो है वो AC के इक्वल है। ये इन्होंने हमें खुद से दे दी। और ये प्रॉपर्टी भी पैरेललोग्राम की होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर बस इतना ही किया कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख दी पैरेललोग्राम की। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी रेक्टेंगल में होती है, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में हमें प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि दिया है, खुद ही दे रखा है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, होते हैं क्योंकि सारे 90 डिग्री के हैं, तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं रेक्टेंगल में, होते हैं, ये भी गिवन है। और डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, तो होते हैं, ये भी हमें गिवन है। तो हमें बस एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर बची प्रूव करने के लिए, क्या? कि अगर हम किसी तरह से ये चीज प्रूव कर दें कि जो एंगल्स है टू, अच्छा प्रूफ, अच्छा टू प्रूव मैंने यहाँ लिखा, इसी में लिखो टू प्रूव में ही लिख दो कि क्या प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, की जितने ये एंगल्स हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, तो खुद ब खुद ये प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक रेक्टेंगल है। बस प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उनको भी साथ लेके चलो, जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा से होती है उसको भी साथ लेके चलो, जो दी है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, जो बच गई उसको प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऊपर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ABCD जो एंगल है वो बराबर है और 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो मतलब ये अगर हम प्रूव कर दें तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि आपकी जो शेप है, जो ये फिगर है, वो एक रेक्टेंगल है। तो अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। हाँ जी मैम, पर एडजेसेंट एंगल्स तो इक्वल है ना? एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं है, सप्लीमेंट्री है। हाँ मतलब मैम वही गलती से किया था। हाँ, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, और कोई कुछ कह रहे हैं क्या? यस मैम। मैम आपने जो ये सारी प्रॉपर्टीज ऊपर गिवन में लिखी है, ये जरूरी है लिखना इतनी सारी? मतलब नहीं, हम शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ वही, इतनी लिखना जरूरी नहीं, पर अभी मैंने क्यों लिखी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज काम में आएंगे ना, इसलिए मैंने लिखी, ठीक है। बाकी एग्जाम में आपको आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी लिखना चाहो लिख लो, पर याद सभी रखना, अपने माइंड में प्रॉपर्टीज याद सारी रखना। ये लिखना उतना जरूरी वैसे तो है, इसको लिखना और इसको लिखना जरूरी है, एडजेसेंट एंगल वाली लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज हमें गिवन है, ये तो लिखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा दी है, और ये होती है प्रॉपर्टीज, तो इनको भी आप चाहो तो लिख सकते हो। बस एडजेसेंट वाली इसमें थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा लिखी, बाकी तो आपकी खुद की मर्जी। मैम क्योंकि OA OC वाली तो अभी इसमें यूज नहीं होगी ना, अभी मैंने क्वेश्चन कर रही थी तो। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो ठीक है नहीं लिखें, पर अगर हो रही है तो लिखना है, ठीक है। चलो,
तो अभी हमें यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रूव करो, कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो बताइए आपके मन में क्या सोचा आपने। अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है, इसके बराबर है, हम और कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव नहीं कर सकते कैसे बेटा? मैम? जैसे कि अगर हम लेते हैं ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल बी ओ सी, तो हम कह सकते हैं कि ये ए डी और बी सी है नो मैम, इक्वल। नहीं, और अगर मैम आप कौन सा आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कौन सा ट्राइंगल? ए ओ, मैम नहीं, ए डी सी, ए डी सी और बी डी सी, वो मैम मुझे ओ लग रहा था डी। अच्छा हाँ, इनको ही ले रहे हैं हम, इनको ही हम ले रहे हैं अभी। क्योंकि आपने एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ये तो आपको पता है, अगर आप एडजेसेंट एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दें, अगर आप एंगल डी को 90 प्रूव कर दोगे, एंगल सी को 90 प्रूव कर दोगे, तो एंगल ए खुद ब खुद 90 प्रूव हो जाएगा, एंगल बी भी खुद ब खुद 90 प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डी 90 है तो बी भी 90 होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, और अगर सी 90 है तो ए भी 90 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें, को एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दे। अब देखो मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स ले रही हूँ ए डी सी बी सी डी, ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव करना चाहते हो तो आप वो वाले ट्राइंगल ले लो, इसके लिए आपको ट्राइंगल लेने पड़ जाएंगे बी सी डी और ए बी सी। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जिसको भी आप लेना चाहो। अभी इस फिगर को हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं ट्राइंगल्स के बारे में, फिर जूम करके अच्छे से देखेंगे कैसे जो है वो इससे हमने प्रूव करना है कि ये जो है वो एक रेक्टेंगल है। पहला ट्राइंगल है उसका नाम है ए डी सी, और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नाम है ट्राइंगल बी सी डी। अब चलते हैं इसकी तरफ। हमने पढ़े थे सीपीसीटी में कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप मुझे यही चीज बताएंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा पार्ट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। मैम ए डी इक्वल टू बी सी और डी सी कॉमन हो जाएगा, और डी ओ इज इक्वल टू बी एडी ओ। बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, एडी है बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये भी इसकी साइड है एक पैरेललोग्राम की, ये भी इसकी साइड है पैरेललोग्राम की, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। और जो डीसी है वो आ जाएगा कॉमन में, क्योंकि डीसी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन पार्ट है। बात करें इसकी एसी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा बीसी के, क्योंकि देखने पे लग रहा है कि ये इसका बेस या कुछ समथिंग ऐसा है ना, क्योंकि एसी और बीडी दोनों ही डायगोनल्स है ना, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं, तो कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। मैम एंगल ए एंगल डी के है। मैम एंगल ए एंगल डी के है। नहीं, एंगल ए यहां बन रहा है ना इस तरफ। आज कॉरेस्पॉन्डिंग में मैम डी और एंगल सी। एंगल ए एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, और जो आपका एंगल यहां बन रहा है ये वाला देखो एंगल डी, ये जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो हमें लग रहा है कि ये जो ट्राइंगल है इसका टॉप, ग्रीन वाले ट्राइंगल का जो टॉप होता है वो मुझे इस पॉइंट पे नजर आ रहा है। आप भी ध्यान से देखिए, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो टॉप यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, और बात करूं रेड वाले ट्राइंगल का, तो रेड वाले ट्राइंगल का टॉप मुझे इस पॉइंट पे दिख रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो कलर है वो मैंने ग्रीन को कर दिया था पूरा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं। पर अगर मैं ए वाले ट्राइंगल को फिर से यहाँ पे कलर करूं ऐसे, तो देखिए इसका टॉप मुझे कुछ यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो इस तरह से होगा कि एंगल ए एंगल बी के, और क्योंकि आपकी साइड्स देखो ना कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एडीबीसी के, तो जो पॉइंट ए बनेगा वो पॉइंट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। डीसी डीसी कॉमन है, एसी जो है वो इसके है, बीडी के, एसी और बीडी। तो मतलब इस तरह से जो मेरे यहाँ पे वो एनालाइज मुझे दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो आपका ये वाला एंगल है डी और सी, ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। फिर से लिख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखो, एंगल ए आ जाएगा एंगल बी के, एंगल डी आ जाएगा एंगल सी के, और तीसरा एंगल कहां बन रहा है, देखिए जरा किस पॉइंट पे बन रहा है। इस, अगर हम रेड वाले ट्रायंगल को देखें, अभी इसको बाकी को भूल जाइए, रेड वाले को देखें तो इसको भूल जाओ, मैम ओ। डी और सी यहां पर बन रहा है। और अगर ग्रीन वाले को देखो तो
मतलब एक एंगल इसमें कॉमन आएगा, क्योंकि इनकी साइड भी कॉमन है तो एक एंगल भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉमन आने वाला है। तो उस एंगल को नहीं ढूंढते, जो दिख रहा है बस उसी को देख लो। तो यहाँ पर जो हमने एनालाइज किया उससे हमें ये लगा कि एंगल ए जो है वो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग और डी जो है वो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, बाकी तीसरे को ढूंढेंगे बाद में। तो अभी के लिए हम अगर ये प्रूव कर दें कि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है, या फिर 90 डिग्री, इक्वल भी छोड़ो 90 डिग्री के हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं, एक होता है एस एस एस, एक होता है एस ए एस, एक होता है ए एस ए, और एक होता है आर एच एस। आर एच एस का यूज इसमें नहीं है अभी, तो उसको इसलिए हमने नहीं पढ़ा, ये तीन हमने पढ़े तो इनका यूज करते हैं। तो मैंने मैम? देखा कि जो आपकी साइड है, हाँ जी मैम पर एक AAS भी होता है ना? उसको ए एस से लिख लो, ए एस लिख लो, एक ही चीज है, दो एंगल एक साइड। ठीक है, लिखने का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है उसमें, ऐसा कुछ मतलब मुझे नहीं लगता उसमें कुछ होता होगा, है ना। तो अभी हमने देखा कि पहली चीज जो ए बी ए डी है वो इक्वल है बी सी के। ठीक है, और जो आपका दूसरी साइड है डीसी वो भी इक्वल है डीसी के, क्योंकि वो कॉमन है। अच्छा, ए डी बी सी के इक्वल क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं, और ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, हमने यहाँ लिखा है ऊपर। और डीसी डीसी के इक्वल इसलिए क्योंकि ये जो है वो कॉमन है। अब आप बताइए तीसरा आपको क्या दिख रहा है, मुझे दिख गया है, आप बताओ, गिवन है वो भी। मैम डीबी इज इक्वल टू एसी। ठीक है, DB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों है डायगनल्स, और जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल हैं। हमें ये चीज भी किस कहा कैसे पता लगी, क्योंकि ये चीज भी गिवन थी। फिर से देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से, जो आपका ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल आई, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इक्वल तो होंगी ही। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो ये DC है ये वाली साइड है कॉमन, क्योंकि मैंने इसको भले ही अभी ग्रीन कलर किया है लेकिन ये रेड वाले ट्रायंगल की भी साइड है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली साइड क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम AC और BD की, तो AC जो डायगोनल है वो BD के बराबर है, क्योंकि ये चीज भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगाया, बताइए जरा। मैम SSS। बाय SSS क्राइटेरिया हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम है ADC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के। तो इसका मतलब CPCT का यूज करके हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका एंगल D है वो एंगल C के बराबर होगा बाय यूजिंग CPCT। अब हमें एंगल डी और सी के बारे में ये तो पता लग गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, और हमें एंगल डी और सी के बारे में पहले से ही एक और बात भी पता है कि डी और सी कैसे एंगल्स हैं। डी और सी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये एंगल डी है, ये एंगल सी है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी में जब एंगल सी को आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका सम जो है वो 180 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी है एक पैरेललोग्राम की कि उसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा रीजन इसमें, एडजेसेंट एंगल वाला। अब एंगल डी एंगल सी में इनको जोड़ोगे तो 180 आएगा, और यहां से हमने कहा कि एंगल डी और सी बराबर हैं, तो क्या हम किसी एक की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं? यस मैम। यस। ठीक है, यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, और यहाँ पे मैं वैल्यू रिप्लेस करने वाली हूँ एंगल डी की। एंगल डी को हटा के मैं उसकी जगह पे भी एंगल सी लिखूंगी, क्योंकि दोनों बराबर है, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल सी, डी को हटाया उसकी जगह पे सी लिखा, क्योंकि दोनों बराबर थे। ये वाला सी तो लिखा जाएगा क्योंकि ये है इक्वेशन में, और 180 भी लिखा जाएगा। एंगल सी में एंगल सी जोड़ दो तो 2 इंटू एंगल सी आएगा, क्योंकि एक्स में एक्स जोड़ते हैं 2x लिखते हैं। एंगल सी में एंगल सी को जोड़ो तो 2 इंटू एंगल सी आएगा इक्वल टू 180, और एंगल सी अकेले की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इक्वल टू के उस तरफ भेज दीजिए, 180 अपॉन 2 हो गया। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो एंगल सी हमारे पास आ चुका है 90 डिग्रीज का। अब अगर एंगल सी 90 डिग्री का है तो एंगल डी भी कितने डिग्री का हो जाएगा? मैम 90 90 का।
क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया है। अब अगर एंगल डी 90 डिग्री का है तो बताइए और कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? मैम एंगल ए मैम एंगल बी। एंगल और एंगल बी। ठीक है, एंगल एंगल हो जाएगा 90 का, क्योंकि दोनों ऑपोजिट एंगल्स थे, तो इसलिए ये आ गए 90 के। और यहाँ पर देखा जाए तो एंगल सी है तो एंगल ए भी हो जाएगा 90 का, क्योंकि ये भी कैसे थे, ये भी जो है वो ऑपोजिट एंगल्स थे। तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि हमारे जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे कितने डिग्रीज के हैं, 90 डिग्रीज के हैं। तो इट मींस ये जो यहाँ पे हमें शेप दिख रही है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको एक बार देखते हैं फिर से, 1 मिनट। तब तक के लिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं यहाँ पर इसको फिर से बना रही हूँ। अच्छा, हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे? एक ये, मैम ADC और BDC। ठीक है। तो अभी के लिए अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये और ये यहाँ पर जो है वो 3 एंगल बन रहे होंगे इस वक्त, 1 2 3, DAC। और अगर हम देखें अपना दूसरा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये पूरा जो एंगल बन रहा था ना यहां से यहां तक का पूरा, डायगोनल को भूल जाओ, जो पूरा एंगल बन रहा था वो पूरा का पूरा इसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा था, ठीक है। जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को देखा तो एडजेसेंट एंगल्स ही क्या आएंगे, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे। अगर आप कोई और ट्रायंगल लोगे उनमें भी जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या आएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर देखो तो ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा था, ठीक है। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन में किसी का कोई बड़ा डाउट है तो बच्चों आपको क्लास एंड होने का वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करें तो क्लास एंड होने तक का वेट करें। अगर छोटा मोटा डाउट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम, नो डाउट। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 10 मिनट में अगला सवाल हो ही जाएगा। किसी को बड़ा डाउट है तो क्लास के एंड में रुक के आप मुझसे फिर से क्वेश्चन को रिपीट करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। आपको कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जिसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्टर हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पैरेललोग्राम नहीं कहा तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कहा है और क्वाड्रिलेटरल की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती जिनको हम यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। तो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये कह रहे हैं अगर इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलरली या फिर राइट एंगल पर। तो इट मींस जहां पर ये बाइसेक्ट होंगे उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्रीज के एंगल बनाएंगे। जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हुए उस पॉइंट का नाम है ओ। तो ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये भी 90, और ये जो एंगल है ये भी 90, ठीक है। चलिए, तो एबीसीडी क्या है तो लिख लीजिए फटाफट से। गिवन चीजें जो भी आपको दी है कि गिवन एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। शॉर्टकट लिखती हूँ मैं, इसको क्वाड ही लिखूंगी, बाकी आप खुद लिख लीजिएगा। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ऐसी कुछ खासियत है इसमें जो हम लिख पाए या नहीं है? नहीं है, नो मैम, पैरेललोग्राम होता। क्वेश्चन में गिवन है। नो मैम। आप कुछ कह रहे हैं? मैम बट क्वेश्चन में गिवन है, वो वाली प्रॉपर्टीज तो हाँ। लिखेंगे ना।
वो लिखेंगे, तो हाँ वो लिखेंगे, लेकिन उसमें बाद में जाएंगे ना। पहले मैंने कहा कि एबीसीडी कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं था, कोई भी टाइप का नहीं था क्वाड्रिलेटरल, तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी नहीं लिख पाए। कभी भी ऐसा मत करना कि आपको क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल गिवन हो और आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं दिया था, लेकिन हाँ उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर AC एक डायगोनल है तो AC जो है वो 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा। A से लेकर के C तक अगर ये पूरा है तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा होगा AO और दूसरा टुकड़ा होगा OC। और ये कैसे होंगे, तो बिल्कुल इक्वल, क्योंकि जहां पे वर्ड आ गया बाइसेक्ट वहां पर टुकड़े जो होते हैं वो पार्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो AC टूट के बन जाएगा AO और OC में, जो कि बिल्कुल इक्वल होंगे। बात करें दूसरे डायगोनल की जिसका नाम है DB, तो बताइए DB के टुकड़े कौन कौन होंगे। मैम मैम OD and OD OB is और हम equal to DO और OD. BO ठीक है, DO और BO बोल सकते हैं, DO और OB बोल सकते हो। कहां से पता लगा, क्योंकि डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, साथ में एंगल भी बना रहे हैं। कैसा, तो राइट एंगल। कहां पर, एट दी पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन पर। अब एंगल से ये मत समझ लेना कि यहाँ पे 90 का बन रहा होगा, बिल्कुल नहीं। कहां पे बन रहा है, बीच में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एंगल ए जो है, सॉरी एंगल ए, अच्छा इनको नंबर दे दो, नाम लिखने की जरूरत नहीं, नाम में कंफ्यूज मत होना, नंबर दे दो 1 2 3 4 करके। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये सब हमें दिया है, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमें ये करना है, टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। तो वहीं पे हमने बात की थी, जो पीछे हमने क्वेश्चन अभी किया था। मैम हाँ जी बताइए। मैम हम इसके सारी साइड्स इक्वल करके प्रूव कर सकते हैं ना। हाँ, इसकी हम सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करें तो प्रूव हो जाएगा ये रोम्बस है। इसके लिए हमें एंगल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो जो मैंने आपको पीछे बताया था कि रोम्बस के एंगल की ज्यादा बातें नहीं की जाती। रोम्बस को अगर डिफाइन करना हो तो साइड्स बता देंगे और ये बता दें कि ये अंदर जो है वो क्या हो रहा है, 90-90 डिग्री का कोण बन रहा है, इतना बता दें। कि ज्यादा इसके बारे में, इसके जो अपने खुद के एंगल यहाँ बनते हैं उनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की जाती। तो हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, इसको हम स्किप कर सकते हैं। अगर हम बस इतना प्रूव कर दें, AB BC AD और CD, अगर ये सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये शेप जो है वो रोम्बस है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के चक्कर में मत पड़ना, बस इतना प्रूव कर देना कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा कि ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, करते हैं प्रूव। अब देखो ऐसे जो केसेस होते हैं जहां पर आपको सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी पड़ती हैं, इसमें होते हैं दो केसेस। कैसे केसेस, दो। नंबर 1, पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। पहले आप क्या प्रूव करोगे कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। और नंबर 2 आप प्रूव करेंगे कि एडजेसेंट साइड्स भी एक दूसरे के ही इक्वल हैं। याद रखिएगा हमेशा, कहीं पर भी आपको स्क्वायर प्रूव करने को आ जाए, रोम्बस प्रूव करने को आ जाए, सारी साइड्स इक्वल हैं, ये प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, पहले ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करो, फिर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करो, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। कभी भी ऐसा मत करना कि ऑपोजिट साइड्स को प्रूव करके आ गए, एडजेसेंट को नहीं किया, या फिर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करके आ गए, ऑपोजिट को नहीं किया। ठीक है, तो करते हैं शुरू। मैम हाँ जी बेटा। अगर हम जो ये ट्राइंगल AOB और COD है, इनके एडजेसेंट साइड्स को प्रूव करने के साथ सिमिलरली इसके DC इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू AB लिखते और इनकी चारों साइड्स को इक्वल कर दे बिना अपोजिट साइड्स को पैरेलल इक्वल किए, तो भी वो सेम ही होगा ना, इक्वल। पर उसमें प्रोसेस लंबी जाएगी थोड़ी ना, अगर आप देखो, क्योंकि आपको दो चीजें एक ही। हाँ बताइए बताइए। मैम AOD और DOC मैम के उसमें ट्राइंगल 4 टाइम्स ही AD और DC को एक एक बेटा, एक एक करके। नहीं, मैं बता रही हूँ, एक मिनट। हाँ, एक एक करके। मैम इन दोनों ट्राइंगल में AD को DC के इक्वल कर दिया, उसके बाद हम सिमिलरली लिख के DC इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं ना, ऐसे करके सिमिलरली भी तो हो जाएगा। AD को किसके इक्वल, मैम DC के, DC के, इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से। और फिर DC को सिमिलरली लिख के DC इज इक्वल टू BC।
सिमिलरली करके DC इज इक्वल टू BC और सिमिलरली करके AB AB और AD कर तो तो सकते हैं, मैम लेकिन इसमें फिर मैम आपको सारी शायद देखो, क्योंकि ना इन क्वेश्चन में कभी भी शायद एक करके वो नहीं इसको मानेंगे आपको, या तो फिर अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर दो तरह से दिखाओ, ठीक है। अगर आपको ऐसा वाला करना है जैसे आप करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने AD को DC के बराबर प्रूव कर दिया, पर उसके बाद क्या करो, यहां तक मत छोड़ना, इसके बाद सिमिलरली मत करना, इसके बाद एक और ऐसी ही साइड जो है वो प्रूव करके बताओ, तब आपका क्वेश्चन ज्यादा एक्यूरेट और सही माना जाएगा। सिर्फ एक को प्रूव करके मुझे लगता है कि थोड़े से रिस्क बन सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अगर आपको अपने स्कूल में आपने पूछा है, अगर वहां पे ठीक है तो ठीक है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कम से कम आपको Yes. 2 बार प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एडजेसेंट करना है तो वैसा कर लो, पर 2 बार करना। अगर आपको ऑपोजिट और एडजेसेंट करना है तो भी आपको 2 बार करना है, ठीक है। मैम ऐसा क्लास ओके टीचर ने ही मैम। बोला है मैथ्स। हाँ तब ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला है तब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे लगता है कि हमें कम नो से कम मैम मैंने दो, खुद किया था। ठीक है, कम से कम हमें 2 खुद से प्रूव कर देना और बाकी सिमिलरली कर दें तो ठीक रहेगा। पर ऐसा कहा है तो ठीक है, आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। पर चलो वो वाला आपको आता है, लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे ऑपोजिट और एडजेसेंट, दोनों दोनों सीख लेते हैं, ऑपोजिट वाला भी एडजेसेंट वाला भी, क्योंकि ऑपोजिट काम आएगा रेक्टेंगल प्रूव करने में तो वो भी आना चाहिए, एडजेसेंट काम आएगा रोम्बस और स्क्वायर के लिए तो वो भी आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या ओके करूंगी, मैम। मैं AB और DC को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो जिस जिस ट्राइंगल में आपका AB और DC आता है उन ट्राइंगल्स को ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया AOB, ठीक है, ये वाला AOB, और दूसरा ट्राइंगल मैं ले लूंगी DOC। क्यों? क्योंकि मुझे अभी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये स्टेप यहां पर लिया। तो AB को DC के इक्वल प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। तो लिख लेते हैं फटाफट से इनके नाम, कि ट्रायंगल, एक मिनट, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC जो है वो क्या है, और उनको हमने अभी यहाँ पे लिया है। तो इसको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते तो कैसे करेंगे। सबसे पहले चीज जो मैंने देखी वो ये देखी कि आपका जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्रीज के हैं और ऊपर से ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं। 90 डिग्री भी लिख सकते हो, BO वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कारण ये भी आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो आपकी जो OA साइड है वो OC के इक्वल है, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं और ये बाइसेक्ट हुए हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हमने लिखा है कि OA इज इक्वल टू OC, इसको आप लिख लीजिए कि ये आपका गिवन है। फिर यहाँ पर लिखा है कि जो आपका OB है वो OD के इक्वल है, OB हो जाएगा OD के इक्वल, क्योंकि ये भी क्या है, तो ये भी आपको जो है वो गिवन है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया लग गया, कौन सा, साइड एंगल साइड। और इस मैम क्राइटेरिया के, हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम कुछ वो क्राइटेरिया बता रही थी। अच्छा ठीक है, तो ये वाला क्राइटेरिया लग गया। और इसके अगर हम यहाँ पे CPCT का यूज करें तो हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल हमें दिख रहा है कि AB और DC जो साइड है वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग थी, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग थी, तो AB और DC एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और जब आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, पहले तो ऐसा लिख लो कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। तो इससे क्या हो जाएगा, CPCT यूज करके आप कह पाओगे कि जो हमारी साइड AB है वो CD के इक्वल है, ठीक है। फिर यहीं से, अब देखो यहीं से आप अगर देखो, अगर मुझे इस वाली साइड को इसके इक्वल प्रूव करवाना है तो यहां पर आप लिख लीजिए सिमिलरली। और ट्रायंगल अगर आप लेते AOD नाम का, और अगर ट्रायंगल आप लेते BOC नाम का, तो क्या हो जाता, तो यहां से कौन कौन सी साइड इक्वल हो जाती CPCT का यूज करके, ये AD और BC, ठीक है, कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो अगर AD
BC के इक्वल है और ABCD के इक्वल। अभी हमने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव किया। अब हमने करना है कॉरेस्पॉन्ड एडजेसेंट साइड्स की बात। तो एडजेसेंट साइड्स के लिए जैसा आपने कहा था बिल्कुल सही कि आप क्या कर सकते हो, एडजेसेंट ट्राइंगल ही ले लो सीधा, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको जो है वो प्रूव आसानी से हो जाएगा कि आपके जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स को आप इक्वल करना है, ये आपका होमवर्क है सभी बच्चों का। मैं चेक करूंगी नेक्स्ट क्लास में किसने कहाँ किया और कैसे किया, और उसको हम यहाँ पे भी सीखेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी ट्राई करना। मैं आपको बता देती हूँ लेना क्या क्या है फटाफट से। ठीक है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास D है, ये है C और ये है O। आप क्या कीजिए, आप एक ट्राइंगल ले लेंगे जिसका नाम है AOD, ये वाला, क्योंकि अब आपने क्या करना है, अब आपने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, मतलब कि AD और CD को इक्वल प्रूव करना है। तो एक ट्राइंगल ले लो AOD, एक ट्राइंगल ले लो DOC, और यहाँ पर जो भी आपको गिवन है इस सभी का इस्तेमाल करते हुए प्रूव करो कि ट्रायंगल AOD ट्रायंगल DOC के कॉन्ग्रुएंट है, और CPCD का यूज करके ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, फिर सिमिलरली करके और इनको भी यूज करके आप प्रूव कर दोगे कि सारी ही साइड्स इक्वल हैं, तो इट मींस ये एक रोम्बस है। पहले ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, फिर एडजेसेंट कर लो, फिर आपको जो भी आंसर आपका आता है उससे प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, इक्वल है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको आपने इक्वल प्रूव करना है इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के, और बताना है कि ये एक रोम्बस है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो आप क्लास में बने रहे, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।